नमस्कार बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपको हिंदी पद्य साहित्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, वो भी बड़े ही रोचक तरीके से। तो क्या आप सभी तैयार हैं? नमस्ते मैम, हम सब बच्चे तैयार हैं। मैम, ये पद्य किसे कहते हैं? अरे वाह अंजलि, तुमने तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। तो अब आप सभी लोग मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने। पद्य वह रचना है जिसमें छंद अथवा लय का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। हिंदी भाषा में पद्य काव्य का लेखन और श्रवण बहुत ही पुराने समय से किया जा रहा है। इसलिए पद्य साहित्य का इतिहास भी बहुत पुराना है और साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। समझे बच्चों? जी हाँ मैडम, समझ में आ गया। पर मैम, ये इतिहास और साहित्य से क्या आशय है? बच्चों, साहित्य से आशय हर काल की रचनाओं की उपलब्धता से है। जैसे आज भी हम सूरदास, तुलसी, मीराबाई आदि की रचनाएं पढ़ पा रहे हैं और यह सब साहित्य से ही संभव हो सका है। इसी तरह बच्चों, इतिहास जिसमें अतीत के तथ्यों का वर्णन काल क्रमानुसार किया गया हो, इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास में हम साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं। जैसे भक्ति काल में तुलसीदास जी की रचनाओं का अध्ययन और आदिकाल के चंद्र बरदाई कृत पृथ्वीराज रासों का अध्ययन। मैम, ये पद्य साहित्य का इतिहास कितने साल पुराना है? सबसे पहले किसने लिखा और कब लिखा? अरे वाह दीपक, अच्छा प्रश्न किया है। बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गारसा दा तासी द्वारा 1839 में किया गया था, किंतु सन 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य को प्रामाणिक रूप से लिखा गया और वही सर्वमान्य है। बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के लगभग 1000 साल के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है और उनका अलग अलग नामकरण भी किया है, जो इस प्रकार है। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का काल क्रमानुसार विभाजन। प्रथम काल आदिकाल कहा जाता है। इसका दूसरा नाम वीरगाथा काल भी है। इसका समय संवत 1050 से संवत 1375 तक है या सन 993 से 1318 तक। दूसरा काल है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। इसका समय संवत 1375 से संवत 1700 तक है और सन 1318 से 1644 तक। तीसरा काल उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, जिसे दूसरा नाम रीतिकाल भी कहा जाता है। इसका समय संवत 1700 से संवत 1900 तक या सन 1643 से 1843 तक माना गया है। हिंदी पद्य साहित्य का आधुनिक काल, जिसे वर्तमान काल भी कहते हैं, संवत 1900 से वर्तमान समय तक चल रहा है। अर्थात सन में अगर देखा जाए तो 1843 से आज तक का समय हिंदी पद्य साहित्य के आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, ये हिंदी पद्य साहित्य के काल क्रमानुसार 4 विभाजन काल हैं जो मैंने आपको बताए। मैम, साहित्य के इस काल विभाजन को किस आधार पर बांटा गया है और इन कालों का साहित्य लेखन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा अंकित। अवश्य बच्चों, तो ध्यान से सुनो। साहित्य के काल विभाजन को संबंधित काल के विशेष लक्षण और विशेषताओं के अनुसार बांटा गया है, क्योंकि प्रत्येक काल में देश और समाज की स्थिति का साहित्य पर व्यापक असर पड़ता है। वो कैसे मैम?
देखो बच्चों, साहित्य समाज का दर्पण होता है, अर्थात किसी भी रचना या साहित्य पर समय और वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देश और समाज में घटित होने वाली परिस्थितियों का कवि और लेखक के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है और वह उसी मनोदशा के अनुसार रचना लिखता है। जैसे वर्तमान में पुलवामा हमला, कश्मीर समस्या या अन्य कई ज्वलंत मुद्दों पर कविताएं लिखी गई हैं। इस प्रकार सभी काल या समय में तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार काव्य लिखा गया और उन्हीं लक्षणों के आधार पर उनका नामकरण भी किया गया है। तब तो इसका मतलब यह है कि यदि हमें पद्य साहित्य का इतिहास जानना है तो उससे पहले हमें उस समय के देश काल वातावरण को समझना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने बच्चों। तो अब मैं आपको काल विभाजन के आधार पर प्रत्येक काल के पद्य साहित्य के बारे में बताऊंगी, किंतु उससे पहले मैं आपको उस समय की परिस्थितियों के विषय में कुछ जानकारी दे रही हूँ। तो अब आप इसे ध्यान से देखें और सुनें। बच्चों, संवत 1050 से 1375 तक के मध्य में भारत के लिए राजनीतिक दृष्टि से उथल पुथल से भरा युग था। भारत कई छोटे छोटे राज्यों और देशी रियासतों में बटा हुआ था। सभी राजा अपने अपने वर्चस्व के लिए एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार एक दूसरे के राज्य और सीमाओं के लिए आपस में भिड़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ विदेशी आक्रांता जैसे मोहम्मद गौरी, गजनवी और सिकंदर जैसे आक्रमणकारी बार बार भारत की सीमा पर आक्रमण कर रहे थे, जिनसे हमारे देश के कुछ राजा अपनी सीमा की रक्षा करते हुए बराबर युद्ध में व्यस्त थे। इस प्रकार चारों ओर युद्ध और अस्थिरता का समय था। हर जगह युद्ध की ही भयंकर आवाज सुनाई दे रही थी। युद्ध में राजाओं की वीरता भी परिलक्षित होती दिखाई दे रही थी। इस तरह यह युग राजाओं और सामंतों का युग था। युद्ध और वीरता के किस्से इस साल की प्रमुख विशेषता बन गई थी। इस आधार पर इस काल को आदिकाल के साथ साथ चारण काल, बीज वपन काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत युग और अपभ्रंश काल जैसे कई नामों से जाने जाने लगा। अब मैं आपको वीरगाथा काल के कवियों और रचनाकारों के बारे में बताती हूँ। वीरगाथा काल में कवि राज दरबारों में रहकर कविता पाठ किया करते थे। वे राजाओं की वीरता का बखान किया करते थे और पुरस्कार पाकर अपना जीवन यापन किया करते थे। कवि राज्याश्रय में रहकर राजाओं की प्रशंसा व गुणगान करते थे। इसलिए युद्ध वर्णन, वीरता का बखान और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन इस काल के प्रमुख विषय रहे। राजाओं के संपूर्ण जीवन के वर्णन के कारण श्रृंगार रस का भी समावेश काव्य साहित्य में पाया जाता है। तो बच्चों, अब मैंने आपको वीरगाथा काल के तत्कालीन देश काल वातावरण की परिस्थितियों से अवगत कराया। अब उस समय जो कवियों और रचनाकारों ने रचनाएं लिखी, उन रचनाओं की या पद्य साहित्य की मैं विशेषताएं आपको बताना चाहती हूँ। तो वीरगाथा कालीन पद्य साहित्य की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। नंबर 1, इस काल के साहित्य में युद्धों का सजीव वर्णन किया गया। नंबर 2, इस काल के साहित्य में वीर रस की प्रधानता थी। नंबर 3, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किया गया। साहित्य में श्रृंगार एवं अन्य रसों का भी समावेश था। कवियों ने अपने साहित्य में प्राकृत, डिंगल, पिंगल एवं अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया। इस काल का साहित्य
आश्रयदाताओं की प्रशंसा एवं गुणगान पर आधारित था। कवियों ने इतिहास के साथ कल्पना का भी प्रयोग किया। तो बच्चों, ये वीरगाथा कालीन पद्य साहित्य की विशेषताएं थीं। अब मैं आपको वीरगाथा कालीन प्रमुख कवियों और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हैं चंदर बरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, जिसमें महाराजा पृथ्वीराज चौहान की वीरता और संपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया। यह एक महाकाव्य भी है। कवि विद्यापति द्वारा पदावली की रचना भी की गई। इसके अलावा इस काल में नरपति नाल ने वीसलदेव रासो लिखा, जगनिक का परमाल रासो प्रसिद्ध हुआ और दलपति विजय का खुमान रासो भी प्रसिद्ध रचना है। इसी समय अमीर खुसरो की पहेलियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हुईं, जो आज भी समसामयिक समय में चर्चित हैं। तो बच्चों, ये थे वीरगाथाकालीन पद्य साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आशा है कि आप वीरगाथाकालीन पद्य साहित्य के इतिहास के विषय में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज की विषय वार्ता को यहीं विराम देती हूँ। वीडियो के अगले भाग में हम पद्य साहित्य के आगे के इतिहास पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते बच्चों।